सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के लेजिस्लेटिव रिलेशंस के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट्स हमेशा ये कहती रही हैं हमारे देश में कि हमें पूरी पावर्स नहीं मिली। ठीक है, स्टेट्स की हमेशा से यही ग्रीवियंस रही है सेंटर से कि हमें जो है वो सफिशेंट पावर्स नहीं मिली हैं। सेंटर ने मैक्सिमम पावर अपने पास रखी है, स्टेट्स को बिल्कुल नाम की पावर दी है और वो वाली पावर दी है जिसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। बेसिकली 3 लिस्ट्स हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो यूनियन के हैं, जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकती है। यूनियन मीन सेंटर। स्टेट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट यानी कि जैसे पंजाब स्टेट होगी, J&K स्टेट होगी। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये कॉमन है सेंटर और स्टेट। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो है जैसे डिफेंस। ये यूनियन लिस्ट अभी मैं बोल रहा हूँ। यूनियन लिस्ट में क्या क्या है? डिफेंस। देखो, डिफेंस जो है देश की जो डिफेंस है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सारा आ जाते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर एक डिफेंस मिनिस्टर होता है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। उसके नीचे ही सारे सर्विस चीफ्स होते हैं। ठीक है, और बाकी ब्यूरोक्रेसी भी होती है उसके नीचे। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बना दिया, COS। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जो हमने बनाया। ठीक है, तो ये जो है ये डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और तीनों जो सर्विस चीफ्स हैं वो इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम जो है हमने बनाया है। इसमें स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं। डिफेंस के जब बात आएगी कंट्री की तो उसमें सिर्फ यूनियन का ही लेना देना है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर हमने बोला डिफेंस आएगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफेंस के ऊपर कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है। ठीक है, जैसे हमने बाहर से हथियार खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसा लॉ पार्लियामेंट बना सकती है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती। तो बात यहाँ पर हो रही है लॉ बनाने की, लॉ मेकिंग की। तो डिफेंस के ऊपर अगर लॉ बनाया जाएगा तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही बना सकती है। क्यों? क्योंकि डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर मौजूद है। फिर आप लगा लीजिए फॉरेन अफेयर्स, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स। इसके ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट कोई इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। करेंसी, इंडियन करेंसी के रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है वो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, देन एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, ये सारे का सारा जो है ये सारा कौन डिसाइड करेगा? इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ सेंटर का ही रोल रहेगा। ठीक है, तो तभी ये यूनियन लिस्ट में है। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी सेंटर के पास है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में। कम्युनिकेशंस, ठीक है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो सारी की सारी सेंटर के पास है। ठीक है, देन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जितनी भी स्टेट्स हैं देश की उस पे जो ट्रेड हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, एंड कॉमर्स जो हो रहा है वो इंटर स्टेट, ये भी यूनियन लिस्ट में। इसके ऊपर कोई कानून बनाना हो, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बनाना हो, किसी भी चीज़ का बनाना हो, वो सेंटर ही डिसाइड करेगा, यूनियन ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको पता होगा हमारे देश में एक ऑडिट होता है जो CAG करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑडिट है ये भी यूनियन लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, ना ही ये कॉन्करेंट लिस्ट में, ये भी यूनियन लिस्ट में है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी स्कैम्स निकल कर सामने आते हैं ये ऑडिट से ही आते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा 2G स्कैम, ठीक है। अभी जितने भी स्कैम्स कांग्रेस के टाइम पे निकल के आए, यहाँ के कोई भी और स्कैम निकल के आया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, ठीक है, वो ऑडिटर ने ही निकाले हैं, CAG ने ही निकाले हैं। और CAG किसके अंदर आता है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये सारे, इसके अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ें अभी सारी तो नहीं बताई जा सकती। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। इसके ऊपर लॉ जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर यूनियन ही बनाती है। अब हम देख लेते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है। स्टेट लिस्ट के अंदर सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस, स्टेट पुलिस ये आएगी, जो कि जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? एक स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कि कम्युनल राइट्स ना हो, क्राइम ना हो, ठीक है, चोरी डकैती ना हो, ठीक है, अपना ट्रैफिक रेगुलेट करना, ट्रैफिक संचालन करना, ये सारी की सारी काम जो है ये पुलिस के अंदर आते हैं और ये स्टेट लिस्ट के अंदर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है स्टेट की। जिस स्टेट के पास ये पावर नहीं है वो बड़ी पावरलेस स्टेट है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली एक ऐसी स्टेट है, और पुडुचेरी, दोनों दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ऐसी स्टेट्स हैं जो कि यूनियन टेरिटरी भी हैं और स्टेट्स भी हैं। आप इनको सेमी स्टेट्स बोल सकते हो, ठीक है। अब इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे सेंटर के पास पार्लियामेंट होती है, तो सिमिलरली स्टेट्स के पास भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो दिल्ली और पुडुचेरी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट। अभी J&K जो और लद्दाख जो ऐसी जो अभी J&K जो ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, लद्दाख के पास नहीं होगी, लेकिन J&K के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो होगी, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के पास पुलिस उसके अंडर नहीं आती, सिमिलरली J&K के पास भी पुलिस जो है वो नहीं आएगी, पुलिस जो है वो डायरेक्टली सेंटर के पास चली जाएगी। बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पावर जो है जो स्टेट्स की जो होती है वो हमारे पास J&K वालों के पास नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक ऑर्डर के पास, अब आप बोलोगे क्यों नहीं आएगी, इसका मैंने जवाब दिया नहीं, बिकॉज हमारी स्टेट नहीं है, हमारी बन गई है यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी भी दो तरह की है, एक वो यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़, ठीक है, जिसके पास, या चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार, जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, सारा का सारा कंट्रोल सेंटर का है। दूसरी तरफ ऐसी यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पुडुचेरी जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद और गवर्नमेंट बनती है, लेकिन उनके पास बेशक एक लेजिस्लेटिव असेंबली ज़रूर है, लेकिन उनको हमने जो है वो पुलिस की पावर नहीं दी, वो सेंटर ने अपने पास ही रखी है। हो सकता है कि आगे जाकर इनको फुल स्टेट बना दिया जाए, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक सेंटर के पास ही है इनकी पुलिस की पावर। बाकी और भी चीज़ें हैं स्टेट लिस्ट के अंदर जो हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ठीक है, इनकी साफ़ सफाई, इनका रख रखाव, ठीक है, इनकी सारी मेंटेनेंस, ये सारा स्टेट ही करती है। और सैनिटेशन, ठीक है, ये सारा भी स्टेट ही करती है। एग्रीकल्चर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एग्रीकल्चर ये स्टेट के पास है। प्रिजन्स, जो जेल्स रहती हैं स्टेट के पास, ठीक है, इनके ऊपर भी कोई लॉ बनाना वो स्टेट ही बना सकती है। लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के ऊपर कोई लॉ बनाना हो तो वो भी जो है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो सेंटर के पास, स्टेट के पास ही है वो पावर, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो आइटम्स आएंगी उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रोल रहेगा। तो वो कौन कौन सी हैं? सब्जेक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। देन अब देखिए क्रिमिनल लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई कानून बनाना हो, सीआरपीसी के ऊपर कोई कानून बनाना हो तो सिर्फ सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। मैरिज एंड डाइवोर्स, इसके ऊपर कोई कानून बनाना हो तो तब भी दोनों सेंटर और स्टेट बना सकते हैं। फैमिली प्लानिंग, इसके ऊपर कोई लॉ बनाना हो तो तब भी सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के और सब्जेक्ट्स जो हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। अब ये तो होगी 3 लिस्ट। अब एक है रेजिड्यूरी पावर्स, RESIDUARYPOWERS, रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यू होता है जो बच जाए। अब टाइम के साथ साथ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि तीनों लिस्ट में फॉल नहीं करती, वो रेजिड्यूरी पावर में आ जाएंगी। अब वो किसके पास रहेगी? सेंटर के पास या स्टेट के पास या दोनों के पास? तो हमारे देश में रेजिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के पास है। इससे सेंटर और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो कि एक क्लासिक फेडरेशन है, उस वहाँ पर रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो स्टेट्स के पास है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि रेजिड्यूरी पावर्स स्टेट्स के पास होना ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि स्टेट्स अमेरिका की कितनी पावरफुल हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने यही छोटा सा लेक्चर था, इसमें हमने यही देखा, तीनों लिस्ट देखी, तीनों लिस्ट के थोड़े से सब्जेक्ट्स देखे। हमने देखा सेंटर किसके ऊपर लॉ बना सकता है, स्टेट किसके ऊपर लॉ बना सकती है, सेंटर और स्टेट दोनों किसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स किसके पास हैं, हमारे देश में किसके पास है और अमेरिका में किसके पास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।